ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। स्वाभिमानी लोग कभी किसी के आश्रय पर जीवित नहीं रहते, बेसहारा अवश्य मांगते हैं पर अपमानित कभी नहीं होना चाहते हैं। यही उनकी विशेषता है। ये किसने कहा है? टॉरी ने कहा है। बढ़ती विकास दर, घटती गरीबी। आजकल खूब आप देखते हैं कि विकास दर की बात हो रही है और गरीबी की भी खूब बातें हो रही है और 2047 तक विकसित भारत बनने की भी बातें हो रही हैं। तो भारत में विकास दर लगातार बढ़ रही है, मगर क्या गरीबों की हालत पहले से अच्छे हो गए हैं? हालांकि भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी कमी देखी गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011 से 12 में दर्ज 27.1% गरीबी दर वर्ष 2022-23 में घटकर मात्र 5.3% रह गई है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इन आंकड़ों का उपयोग जरूर किया करिएगा। यह आंकड़ा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक लंबे अंतराल के बाद यह स्थिति सामने दिख रही है जो उत्साहवर्धक है। विश्व बैंक ने स्पष्ट कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबी की संख्या घटी है। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करते हुए इसे $2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर $3 प्रति दिन कर दिया है और इस नए मानक के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। बेहद गरीबी में गुजर बसर करने वालों की संख्या 34,40,47,000 से घटकर 7,50,24,000 हो गई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताती है। विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के लिए साल में 2 बार जारी होने वाली यह जानकारी किसी देश की गरीबी और असमानता के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने रखती है। आईएमएफ की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 18.4% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 2.8% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 10.7% से घटकर 1.1% हो गई है। वहीं ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7% अंक से घटकर 1.7% अंक रह गया है। इसके अलावा भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी प्रगति की है। आंकड़ों के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2005-6 में 53.8% से घटकर 2019-21 तक 16.4% हो गया है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह और अधिक घटकर 15.5% हो गया है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की बदलती हुई जिंदगी की कहानी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां 2011 में सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी, उन्होंने इस बदलाव में बड़ा योगदान दिया है। अकेले इन्हीं राज्यों में ने देश भर में गरीबी घटाने में 2/3 से ज्यादा हिस्सा निभाया और इस उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह आर्थिक वृद्धि और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को परिलक्षित करता है। हमारे देश में गरीबी के कई कारण हैं। देश में ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अर्ध सामंती दबाव तो है ही। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए जो कदम उठाए गए वे अपर्याप्त रहे और नतीजतन भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार होने से भूमिहीन की संख्या बढ़ती चली गई। एक कारण आप लोग बता सकते हैं। लगभग सभी खेतीहर मजदूरों के परिवार काफी संख्या में छोटी और सीमांत किसान तथा भूमिहीन गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवार गरीब है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भूमि तो उतनी ही रहती है और इससे श्रम उत्पादकता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कम होती जाती है और कृषि में तकनीकी परिवर्तनों और अनाज के समर्थन मूल्य में वृद्धि का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है। वहीं देश में आप देखते हैं कि बढ़ते पूंजीवाद के कारण नव उदारवादी नीतियों तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अधिकतर अहितकर सिद्ध हुई है। और आप देखेंगे कि बहरहाल भारत ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि नीति, प्रयास और जन सहभागिता से गरीबी जैसी चुनौती मात दी जा सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट ने से इतर भी हाल की कई रिपोर्टों ने अत्यधिक गरीबी घटने की बात रेखांकित की है।
इसका कारण आर्थिक विकास दर निरंतर मजबूत बना रहना और ठोस नीतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। सरकार नागरिकों की वित्तीय स्थिरता के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रभावी रही है। निश्चित रूप से इस उपलब्धि में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों मसलन आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है निसंदेह, और इसने सबसे गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने में मदद की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिजली और आवास तक इस तबके की पहुंच बढ़ाने जैसी पहलों ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में योगदान दिया है, जिसका नतीजा सामने है। मगर जहां हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में मिली सफलता का आत्ममुग्ध है, तो वहीं समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पिछले साल जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि भारत में शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। वे लोग देश की 40% संपत्ति नियंत्रित करते हैं। ये असमानता निश्चित रूप से दूर किए जाना चाहिए, और यह ठीक है कि बीते एक दशक के दौरान रोजगार में भी वृद्धि हुई है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी कम करने में सफलता मिली है। राष्ट्र संघीय शासन वाले इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में नीति निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए यह एक बड़ी कामयाबी है। केंद्र सरकार ने कई अवसरों पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद समय पर निर्णय और नीतियों को लागू कर करोड़ों नागरिकों के विकास के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाया। राजग सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें विरासत में मिली सुस्त अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसे सकारात्मक विकास की ओर ले जाया गया। फिर भी असमानता, बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। भारत के विकास की गाथा तभी लिखी जा सकती है जब हम असमानता की खाई को पाटकर गरीबी को कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह तभी संभव है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबों की दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का उद्देश्य मुफ्त की रेवड़ियां बांटना न होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। खैर, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कई पहलों, योजनाओं, तेज आर्थिक सुधार और जरूरी सेवाओं तक पहुंच, सबकी पहुंच का ही यह नतीजा है कि देर से ही सही, लेकिन गरीबी अब घट रही है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ देखिए, आपको जो सरकार की पहले हैं, सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका भी आपको उल्लेख करना है जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। तो जोखिम और जागरूकता। आजकल मोबाइल से कॉल करने पर उपभोक्ताओं को बताया जाता है कि वे अनजान कॉल, लिंक या ओटीपी यानी एक बार उपयोग में आने वाले पासवर्ड साझा करने से बचें। यह साइबर ठगी हो सकती है। दूरसंचार कंपनियों की ओर से कॉल से पहले इस साइबर फर्जीवाड़ा जागरूकता संदेश के पीछे मुख्य कारण तेजी से बढ़ती साइबर ठगी है के मामले। इन संदेशों के बावजूद देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल जागरूकता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। हमारी सरकार भी इतना जागरूक कर रही है, उसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, साइबर हमले के शिकार हो जा रहे हैं लोग। देश में आज इंटरनेट और तकनीक हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। बैंकों में लेन देन और अन्य गतिविधियों से लेकर खरीदारी, शिक्षा, चिकित्सा, शासन प्रशासन लेकर व्यक्तिगत संवाद तक सब कुछ अब ऑनलाइन मंचों पर निर्भर हो गया। डिजिटल युग ने आम आदमी की जिंदगी को कहीं ज्यादा सुगम और आसान बना दिया, लेकिन जिस प्रकार सुविधाएं बढ़ी हैं उसी गति से साइबर अपराधियों का भी विस्तार हुआ है। साइबर अपराध वे गतिविधियां हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए की जाती हैं। ये अपराध कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे नकली ईमेल या फिर वेबसाइट के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराना, किसी के कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर डेटा चुराना, सिस्टम को लॉक कर फिरौती मांगना, ऑनलाइन ठगी जैसे फर्जी क्यूआर कोड, नकली नौकरी और लॉटरी, अपने ग्राहकों को यानी केवाईसी प्रक्रिया को अद्यतन कराने के नाम पर ठगी करना, किसी की पहचान चुराना, चरित्र हनन, असली सामग्री फैलाना आदि। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार भारत में साइबर अपराधों की संख्या प्रति वर्ष तेजी से बढ़ रही है। विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी के चलते लोग अधिक ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में इस श्रेणी में 29,082 मामले सामने आए, जिनमें 177 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वर्ष 2020-24 के बीच बैंकिंग लेनदेन में साइबर ठगी की संख्या 5.82 लाख रही है, जिसमें 3,207 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। दरअसल डिजिटल सुविधाओं के अनेक लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जिन लोगों को डिजिटल बारीकियों की कम जानकारी होती है, उन्हें साइबर अपराधी आसानी से निशाना बना लेते हैं। आए दिन खबरें छपती हैं कि सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठगे या शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखा दिया गया। साइबर ठगी के सबसे ज्यादा शिकार आप देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बनते हैं। ये लोग तकनीकी जानकारी की कमी और भरोसे के कारण
और भरोसे के कारण सबसे आसान शिकार बनते हैं। इसके अलावा छात्र और युवा मुफ्त गेम, छात्रवृत्ति या पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर फंसाए जाते हैं। छोटे व्यवसायी ऑनलाइन भुगतान और आपूर्ति में फर्जीवाड़े से अधिक अधिक अब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। देखने में आया कि अत्यधिक चालाक और तकनीकी रूप से दक्ष आज के साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना कर लोगों को धोखे में डालते हैं, जैसे खुद को बैंक कर्मचारी या पुलिस अधिकारी बताकर ओटीपी मांगना, नकली मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए जानकारी हासिल करना, सोशल मीडिया पर दोस्त बनाकर जानकारी एकत्रित करना या फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल या कंप्यूटर जैसे यंत्रों में वायरस डालना। अभी आप लोगों ने एक घटना देखी होगी, मध्य प्रदेश का एक टीचर था, उसने आप देखते हैं किसी संत जो कथावाचक हैं उनके उसमें गया होगा, उसने कहा होगा हमारी उम्र 45 साल हो चुकी है, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारी शादी नहीं हो रही है। और जब उस पर वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद किसी उत्तर प्रदेश की युवती ने उसे फेसबुक पर फरी नाम से कोई अकाउंट बनाया, उसे लिंक वो भेजा, एक्सेप्ट की, उसने बातें हुई उनकी, वो शादी का एक तरह से बातें होने लगी। वो आप देखते हैं कि शादी करने के लिए पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, बाद में उसे मार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि चालाक बहुत हैं लोग, समझ रहे हैं। सवाल यह है कि इस डिजिटल युग में कैसे हम साइबर ठगी से स्वयं को सुरक्षित रखें। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। जिस तरह हम घर की सुरक्षा के लिए ताले और सीसीटीवी लगाते हैं, उसी तरह डिजिटल दुनिया में हमें अपना डेटा की सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा। और डिजिटल जागरूकता का अर्थ है कि इंटरनेट का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करना, संदिग्ध लिंक, ईमेल या फोन कॉल पर भरोसा न करना, पासवर्ड को मजबूत बनाना और नियमित रूप से बदलना, व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करना, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज करना। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इस समय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 जारी किए गए, जिसमें ठगी की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल बनाया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में प्रस्तावित साइबर सुरक्षा नीति के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी और तकनीकी उपाय किए गए। युवाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि डिजिटल ठगी रोकने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लेकिन ये कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक नहीं होंगे। ऐसे अपराध का शिकार हो जाना पर सबसे पहले साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। अपनी बैंक खाता को तुरंत सूचित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। सभी डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ईमेल, चैट आदि सहेज कर रखना चाहिए। डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता की राह अपनानी होगी। समय की पुकार है कि हम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित डिजिटल इंडिया में परिवर्तित करें, ताकि हमें तकनीक के फायदे मिले, धोखा या शोषण नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें पढ़ना हुआ करे तो इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये परिचय में प्रताड़ना। शैक्षिक संस्थानों में नए सत्र के विद्यार्थियों से पुराने छात्रों के परिचय की परंपरा पुरानी है, पर पिछले कुछ वर्षों से यह प्रताड़ना का पर्याय बनती गई है और इस नई परंपरा को रैगिंग कहा जाता है। अब तो काफी रोक लग चुकी है, कोर्ट ने आप देखें इसमें हस्तक्षेप कर किया सरकारों ने, वरना बच्चों की जान तक चली जाती थी, इतने प्रताड़ित किया जाता था। कई संस्थानों में तो यह इस हद तक रोड देखी पाई गई कि कई नए विद्यार्थियों ने तंग आकर जान तक दे दी। इसे रोकने के लिए कड़े नियम कायदे बनाए गए। इसके दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। जेल तक भेजने का प्रावधान है, उन्हें संस्थान से निलंबित कर दिया जाता है। फिर भी हैरानी की बात है कि परिचय की यह भयावह परिपाटी बंद नहीं हुई। विचित्र बात है कि इसे रोकने में देश के कई बड़े शैक्षिक संस्थान भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने चिन्हित किया कि कई संस्थान रैगिंग रोधी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते और उन्होंने इसके व्यावसायिक उपाय कर रखे हैं। इसे लेकर यूजीसी ने 4 आईआईटी, 3 आईआईएम सहित देश भर के 89 शैक्षिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है और इसमें 17 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। यूजीसी ने कहा कि अगर इन संस्थानों ने 30 दिन के भीतर रैगिंग रोधी मानदंडों का अनुपालन नहीं किया तो उनकी वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी, उसकी मान्यता रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। और देखिए, यूजीसी की बात करें तो इसके बारे में याद रखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी इसकी। दरअसल रैगिंग की वजह से विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क को पहुंचने वाले आघात के मद्देनजर यूजीसी विनियमन के तहत नियम बनाया गया कि सभी शैक्षिक संस्थान दाखिले के समय सभी विद्यार्थियों उनके माता पिता से रैगिंग में हिस्सा न लेने का शपथ प्रमाण पत्र और हलफनामा जमा कराएंगे। मगर यूजीसी ने जांच में पाया कि इस नियम को बने करीब 15 वर्ष बीत जाने के बावजूद सभी आप देखते हैं कि
संस्थाएं इसकी ठीक से अनुपालन नहीं करते हैं। यही नहीं, रैगिंग पर निगरानी रखने, उसे रोकने के लिए उनमें समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई है। समझना मुश्किल नहीं कि संस्थानों के इस ढीले ढाले रवैये के चलते विद्यार्थियों में रैगिंग करने का साहस बनता है। यूं तो हर संस्थान में बड़ी बड़ी पट्टिकाएं लगाकर घोषित किया जाता है उनके परिसर में रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, पर हकीकत यह है कि उनमें रैगिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। उन पर ध्यान तब जाता है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है। सवाल है कि किसी संस्थान को रैगिंग से कैसे रैगिंग जैसी क्रूर परंपरा को बंद कराने में ढिलाई क्यों बरतनी चाहिए। पुराने विद्यार्थियों का नए विद्यार्थियों से परिचय, मेल जोल कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसके नाम पर किसी का मजाक उड़ाना, उसे प्रताड़ित करना, इस कदर भयभीत कर देना या उसमें आप देखिए हीन भावना भर देना कि वह मानसिक त्रास से अवसाद में चला जाए या खुदकुशी जैसा कदम उठा ले, तो इसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। पुरानी परिपाटी तो नए विद्यार्थियों के स्वागत समारोह की रही है और उसमें रैगिंग का विकृत रूप कैसे ले लिया, कहना मुश्किल है, मगर कोई शैक्षणिक संस्थान खुद इस विकृत रूप को कैसे बने रहने दे सकता है। क्या उन संस्थानों को इस बात की जानकारी नहीं कि रैगिंग के दौरान क्या होता है और उसका नए विद्यार्थियों पर कैसा असर पड़ता है? फिर दाखिले के वक्त उनसे यह शपथ पत्र लेने में क्यों गुरेज होनी चाहिए कि वे रैगिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। राहत का मानसून, ये मौसम की अपनी गति होती है। बरसात के साथ गर्मी या फिर ठंड के अनुमानित समय में थोड़ा आगे पीछे होना एक प्राकृतिक घटना चक्र रहा है और इस वर्ष मानसून के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका आगमन समय से थोड़ा पहले हो सकता है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है कि इस वर्ष रविवार को मानसून पूरे देश में अनुमान के मुकाबले 9 दिन पहले आ गया। सन 2020 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून पूरे देश में इतने जल्दी आ गया। इससे पहले इस बार भारत के दक्षिणी छोर पर केरल तक मानसून 10 दिन पहले ही पहुंच गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में घने बादल छा रहे थे, लेकिन बारिश न होने की वजह से मौसम में नमी, गर्मी ने लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया था। लेकिन 2 दिन की देरी से सही दिल्ली के कई इलाकों में खासी बारिश होने के बाद आईएमडी ने रविवार को मानसून के आगमन की घोषणा की। इसके साथ ही तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात माने तो इस वर्ष बारिश सामान्य से अधिक होगी और अपनी जागरूक जरूरतों के लिए मानसून पर निर्भर देश के ज्यादातर इलाकों में बरसात पूर्वानुमान के मुताबिक ही हो सकती है। जाहिर है कि देश के जिन राज्यों में कृषि आमतौर पर बारिश के मौसम में निर्भर है, उन इलाकों में भरपूर बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत में 60% से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर है। धान, मक्का, बाजरा, रागी, अरहर जैसी खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही निर्भर रहती हैं। अब मानसून के जल्दी आने से फसलों की बुआई भी थोड़ा पहले होने की उम्मीद की जा रही सकती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि खरीफ की फसलें देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन के 55% के बराबर है। इसके अलावा आप देखिए लौटता मानसून भी गेहूं, चना, मटर और जौ वगैरह रबी फसलों के लिए काफ़ी अहम होता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से मानसून और इस वर्ष इसके 9 दिन पहले आने की अहमियत को समझा जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के आपके जनसत्ता में जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।